हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। हमारा समर कैंप चल रहा था और क्लास 10th साइंस में आज हम एक नई चीज सीखने वाले हैं। वो है पीरियोडिक टेबल। वो है पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब ये पीरियोडिक टेबल क्या है और पीरियोडिक टेबल होती क्या है, क्यों हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या सीखेंगे हम पीरियोडिक टेबल से, क्या हम यहाँ पर समझेंगे। तो जैसे कि हम क्लास 10th में तो हैं, अभी तक हमने अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहीं पर हम बात कर रहे थे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस सॉल्ट या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां पर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे और एसिड बेस सॉल्ट में भी हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, है ना। अब आप कहोगे केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कहाँ से कर रहे थे, हम तो एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में और न्यूट्रल सब्सटेंस न्यूट्रलाइजेशन इनके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन बच्चों, हमने वहां पर बात की थी कि एसिड और बेस जब किसी मेटल के साथ किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में हमने बात की थी। बिल्कुल पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, तो हमें पता कैसे चल रहा था कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। उसके लिए हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल को और अलग अलग एलिमेंट्स को। अब पीरियोडिक टेबल होती क्या है? पीरियोडिक टेबल हम सिंपली समझ सकते हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, यानी कि टेबल है वो एक तरह की टेबल है जिसमें सारे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब ये एलिमेंट क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, क्लोरीन है, कैल्शियम है। तो ये सभी क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट से मिलकर के क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, जिनको हम अपने केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के लिए। जैसे हम कॉपर सल्फेट की बात करें, CuSO4, तो इसमें देखो कितनी चीजें हैं, कॉपर भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ये बनता कैसे है, ये प्रोसेस तो बाद की बात है, पहले हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स के बारे में। तो जो पीरियोडिक टेबल है ये हमें एलिमेंट्स के बारे में बताती है, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताती है। तो थोड़ा समझते हैं, स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। अच्छा, अब दूसरी चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एलिमेंट से क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन कैसे क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट को ब्लॉक वाइज क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटेलॉइड्स हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, है ना। फिर हम जो है इसको आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जैसे कि यहाँ पर सब आप देख पा रहे हैं, ये सारे द एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अब एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक तरह के ही एटम होते हैं, या किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें, जैसे ये एल्यूमिनियम है तो इसमें एल्यूमिनियम के ही एटम होंगे, इसमें सल्फर के एटम नहीं होंगे। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के ही एटम होंगे। तो वही कहा जा रहा है कि एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ एटम ही होते हैं। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम होते हैं। अब हमारे पास एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से 94 नेचुरल, ठीक है, 118 एलिमेंट हैं जिसमें 94 कैसे हैं, नेचुरली अकरिंग, यानी कि नेचर से हमें मिलते हैं। इनमें से 94 कितने हैं, नेचुरली अकरिंग है। बाकी कैसे होंगे, देखो ये नेचुरली अकरिंग है, बाकी कैसे होंगे, जो बनाए गए होंगे या बनाए गए होंगे, इन्वेंटेड होंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर, इतना समझ में आया। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, या पीरियोडिक टेबल ऐसे ही हमें मिल गई थी। जैसे अभी पीरियोडिक टेबल है, आगे हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल है, क्या ये पहले से ही ऐसी दिखती है? हाँ, हो सकता है कि पहले से ही ऐसी दिखती हो। तो क्या आप पहले से ही साइकिल चलाना जानते थे, जैसे आपको साइकिल सीखनी है तो क्या आप एक दिन में साइकिल चलाना सीख जाएंगे, है ना। आप क्या करेंगे, पहले दिन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे बैठने की, बैठना कैसा है, कैसे साइकिल साइकिल पर बैलेंस कैसे बनाना है। फिर धीरे धीरे करके, अब जब आप कुछ दिन तक प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस बनाना सीखेंगे, तो धीरे धीरे आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे और एक दिन आप उसमें परफेक्ट एक्सपर्ट भी बन सकते हो।
लेकिन क्या ये सब एक दिन में हो गया? नहीं ना, इसके लिए क्या एक लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस हुई, यानी कि पहले आपने सीखा, लेकिन आपसे कई सारी गलतियां हुई, आपसे प्रॉपर बैलेंस नहीं बना, फिर आपने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई तुम साइकिल पीछे से पकड़ो, मैं आगे से चलाऊंगा, पहले आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके आप साइकिल चलाना सीखे। तो एक दिन में तो नहीं साइकिल सीखा होगा कोई, तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल भी ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में परफेक्ट पीरियोडिक टेबल बन गई होगी। जैसे अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि एक दिन में साइकिल चलाना हम तो सीख गए थे एक दिन में, तो एक दिन में क्या आप पहली बारी में ही सीख गए थे साइकिल चलाना? बिल्कुल भी नहीं। आप पहले गिरे होंगे, उसके बाद एक दिन में भी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, फिर जा करके आप साइकिल चलाना सीखे होंगे, ठीक है। ऐसे ही अच्छा, हम साइकिल चलाने का एग्जाम्पल ले रहे हैं पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए, कि जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास अभी है, आगे हम देखेंगे कैसी होती है पीरियोडिक टेबल, तो ये पीरियोडिक टेबल हमारे पास अभी है, क्या वो पहले से ही ऐसी थी? बिल्कुल भी नहीं। कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दिया। अब ऐसा भी था कि कुछ साइंटिस्ट जो काफी पहले बहुत पहले से पीरियोडिक टेबल बनना स्टार्ट हो गई थी, तो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट बना रहे थे उस समय कम एलिमेंट भी डिस्कवर थे, तो वो उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, ठीक है। तो कई सारे साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल दी, लेकिन हर बार जो है पीरियोडिक टेबल फेल होती रही, क्योंकि नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए, फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए अपनी अलग अलग थ्योरीज को लेकर के। इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उनके कई सारे लिमिटेशंस हो गए, ड्रॉबैक्स हो गए, जिस वजह से कोई भी पीरियोडिक टेबल फाइनल नहीं हुई। फिर धीरे धीरे ऐसे करते 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 लास्ट में हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, ठीक है, जो अभी तक चल रही है, जिसको हम अभी तक यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे हमने कहा कि एलिमेंट्स या पीरियोडिक टेबल को आगे पढ़ने से पहले आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। पहले आप इन दो पॉइंट को नोट कीजिए। कुछ एलिमेंट के इन एग्जांपल्स में से आप कोई भी एग्जांपल नोट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये Fe दिया हुआ है। Fe क्या है? आयरन का सिंबल है, नीचे आयरन लिखा हुआ है, यहाँ पर Fe इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, पहले आप इतना नोट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। अब ये मेटल्स क्या होते हैं? और ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस करना है, जी, पीरियोडिक टेबल वाला जो हम पढ़ रहे हैं, ये पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब आपके सिलेबस में ये नहीं है। और अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं, जाएंगे ही, क्लास 11th में, क्लास 12th में, तो वहां पर आप इसका एक पूरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है। 11th में तो पूरा चैप्टर देखेंगे। चैप्टर के अलावा ये जो अलग अलग एलिमेंट हैं, क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इन ब्लॉक से रिलेटेड आप पूरा पूरा चैप्टर देखोगे। एस ब्लॉक देखोगे, एस ब्लॉक में केवल कुछ ही एलिमेंट्स जो हैं एस ब्लॉक में होते हैं, वो सारे एलिमेंट उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आप वहां पर पढ़ेंगे। ऐसे ही आप पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे। पी ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है, क्योंकि इसमें काफी सारे फैमिलीज रहती हैं, ये काफी सारे फैमिलीज इसमें है। तो पी ब्लॉक को हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 11th और 12th में। इसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कि डी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट हैं, क्या काम करते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेम ऐसे एफ ब्लॉक के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कंपाउंड बनाते हैं, कौन से कंपाउंड इनके ज्यादातर यूज किए जाते हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस है, कैसे प्रिपरेशन मेथड्स हैं, वो सब हम हायर क्लासेस में बात करेंगे। फिलहाल हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में काफी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल से, फिर आगे हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक दिन में तो साइकिल चलाना सीख नहीं सकते, है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट हमें पता चलते हैं कि हाँ यार यहाँ पर हमारी गलती हो रही है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। वैसे ही हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट ने कौन कौन सी पीरियोडिक टेबल दी,
क्यों वो पीरियोडिक टेबल हम यूज नहीं कर रहे, क्या उसके फेलियर का कारण था? फेलियर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक्स थी, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको आगे यूज नहीं कर पाए। फिर दूसरी पीरियोडिक टेबल दूसरे साइंटिस्ट ने दी, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या लिमिटेशंस थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेटल्स नॉन मेटल्स से स्टार्ट करते हैं। तो मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, तो वहां पे थोड़ा बहुत मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था। तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, देखो कैसे पहचानेंगे हम, अगर हमें दिया गया है आयरन, एक आयरन या गोल्ड हमें दे दिया जाए, ठीक है, साथ में हमें मिल रहा है आयोडीन और ब्रोमीन, ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है? ठीक है, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मेटल और नॉन मेटल के, जिसकी मदद से हम बता सकेंगे मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या। तो प्रॉपर्टीज क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। मेटल की सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, मेटल्स होते हैं लस्ट्रस। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्टर्स का मतलब है शाइनी। मेटल्स शाइनी होते हैं, उनमें एक चमक होती है। ठीक है, जैसे आप कोई भी मेटल ले लो, जैसे आप बात कर लो गोल्ड की, अब आप कहोगे गोल्ड, ये क्या लिख दिया, एयू, एयू गोल्ड का सिंबल होता है। या आप बात कर लो सिल्वर की, अब आप हायर क्लासेस में यानी कि क्लास 10th में है, तो आपको मेटल के साथ साथ, मेटल या नॉन मेटल जो भी है, एलिमेंट के साथ साथ, एलिमेंट के जो नाम के साथ साथ उसके जो सिंबल है वो पता होनी चाहिए कि सिंबल क्या है। ठीक है, तो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, प्लैटिनम है, तो कोई और भी ले लो, जैसे कॉपर है या जिंक है, तो ये सारे ही क्या है, हमारे मेटल्स हैं, और कैसे हैं, लस्ट्रस, यानी कि शाइनी ये होते हैं, चमकदार होते हैं। तो होते हैं गोल्ड और सिल्वर या प्लैटिनम या कॉपर या जिंक, ये सारे मेटल शाइनी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये होते हैं नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस यानी कि ये शाइनी नहीं होते हैं। जैसे कोई भी ले लो, जैसे क्लोरीन ले लो, या कार्बन की बात कर लें, कार्बन भी तो एक नॉन मेटल है। कार्बन, कार्बन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। ये सभी क्या है, नॉन लस्ट्रस। क्या सारे ही नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं? सारे नॉन लस्ट्रस होंगे? आपको क्या लगता है कि सारे नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होंगे? ऐसा भी नहीं है। अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में कई सारी जगह पर आपको एक्सेप्शनल केसेस यानी कि अपवाद देखने को मिलेंगे, एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, कि हम कह तो रहे हैं कि सारे नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन क्या रियलिटी ये है? नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयोडीन की, जैसे हम बात करें तो अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं आयोडीन। हम आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल तो है, लेकिन कैसा नॉन मेटल है, शाइनी, लस्ट्रस ये होता है। ठीक है, इसमें चमक, शाइन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये नहीं रखना है कि नॉन मेटल जो है नॉन लस्ट्रस होते हैं, ये तो पता ही है, लेकिन कौन सा है जो शाइनी होता है नॉन मेटल होते हुए भी, वो ध्यान रखना है, वो है आयोडीन। ठीक है, इसके अलावा हम डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड भी चमकदार होता है। ठीक है, डायमंड भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। डायमंड का चमक का कारण ये भी है, देखो एक तो ये लस्ट्रस होता है डायमंड, दूसरा ये है कि ये रिफ्लेक्शंस भी करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, इस वजह से भी ज्यादा चमकदार ये दिखता है। ठीक है, बाकी वैसे तो शाइनी होता ही है डायमंड। आप आयोडीन के साथ आप डायमंड भी लिख सकते हैं। अब कहोगे डायमंड नॉन मेटल है क्या? डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है। जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं।
लेकिन क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं? कुछ मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। हम चाकू से भी इन्हें काट सकते हैं इन मेटल्स को, इतने ये सॉफ्ट होते हैं। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो क्या सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड कैसा है? हार्ड होता है। बाकी सारे तो सॉफ्ट होते हैं लेकिन केवल डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टाइलिटी। मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि लंबे होते हैं, सॉरी डक्टाइल यानी कि इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या कर लेते हैं? वायर्स में ड्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर यानी कि तार बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि मेटल से वायर बनाई जाती है, उनको बीट करके या कैसे भी उनको वायर में ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है, वायर में इनको कन्वर्ट किया जाता है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है डक्टाइलिटी, यानी कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं, इनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो भी हमारी वायर्स होती हैं ना, वायर जो भी हम अपने घरों में यूज करते हैं, तार होती है ना, तार वायर है। ठीक है, अब जब आपने तार देखा तो उसके अंदर आपने बोला होगा कि ये तो ब्लैक कलर का है। नहीं, वो तो उसके बाहर से लेयर है, एक इंसुलेटर की लेयर है, लेकिन उसके अंदर जो आप खोल करके देखोगे तो आपको पतली पतली तार दिखेंगे। ज्यादातर वो कॉपर की बनी हुई तार होती हैं। ठीक है, तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनकी तार बनाई जाती है। जो भी मेटल्स हैं उनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से। जबकि हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं। ये होते हैं नॉन डक्टाइल। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। ये प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर। मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल की बात करें, कॉपर है या सिल्वर है, ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और भी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे हम मेटल्स की बात करें तो लगभग सारे ही मेटल गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं। तो वायर जो है वो कॉपर की इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि वो वायर क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। ठीक है, इसीलिए कॉपर की वायर बनाई जाती है, मेटल की वायर बनाई जाती है। और वो हीट भी कंडक्ट करती हैं। तो जो मेटल्स हैं वो हीट भी कंडक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपने 2 ग्लास लिए, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल या एक्टिविटी बोल सकते हैं इसको, एक्टिविटी समझ लो। हमने 2 टम्बलर लिए इक्वल साइज, दोनों में हमने क्या किया? हॉट वाटर फिल किया। क्या फिल किया? दोनों में क्या है? दोनों में है हॉट वाटर, बहुत ज्यादा गर्म पानी। अब दोनों में हमने एक एक स्पून डाला। इसमें हमने डाला एक कोई भी मेटल का स्पून, ठीक है, और इसमें हमने डाला कोई भी नॉन मेटल या मान लो लकड़ी का स्पून, वुडन, कोई वुडन स्पून हमने इसमें। अब हम क्या देखेंगे? दोनों में सेम टेम्परेचर पर सेम टाइम है ना, सेम टाइम पर सेम टेम्परेचर पर दोनों में बराबर क्या है? पानी है, और वाटर क्या है? इक्वली हॉट है दोनों का पानी। इसका पानी, दोनों का पानी क्या है? इक्वली हॉट है। इसमें हमने डाला है मेटल का स्पून, इसमें हमने डाला है कोई भी वुडन स्पून। तो हम इसको 4-5 मिनट तक छोड़ देंगे या कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, 7-8 मिनट तक। फिर हम चेक करेंगे वुडन स्पून को भी और मेटल स्पून। तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि जो वुडन स्पून है
जितना पानी में इमर्स है, डूबा हुआ है, मान लो ये इतना डूबा हुआ है पानी में, ये वाला भी इतना ही डूबा हुआ है पानी में, तो ये इतना डूबा हुआ है पानी में, तो ये इतना ही पार्ट क्या होगा, हॉट होगा। इस स्पून का केवल इतना ही पार्ट हॉट होगा, बाकी इसके ऊपर जो है वो पार्ट कैसा होगा, वो हॉट नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा जैसे पहले था। आप आसानी से स्पून को ऐसे पकड़ सकते हो, क्लियर है। लेकिन जब आप इस मेटल स्पून की तरफ जाते हो, तो ये मेटल स्पून को भी वुडन स्पून की तरह इतना ही गर्म होना चाहिए था जितना पार्ट ये इमर्स्ड है पानी में, जितना पार्ट ये डूबा हुआ है पानी में। लेकिन होता क्या है कि ये मेटल का स्पून है और मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो ये क्या करता है, ये स्पून पूरे हीट को कंडक्ट कर देता है और पूरी हीट जो है पूरे स्पून पर फैल जाती है। और ये स्पून जितना नीचे गर्म होता है लगभग उतना ही ऊपर से भी गर्म होता है, तो ऊपर से आप इसको पकड़ नहीं पाओगे आसानी से। क्यों? क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। साथ में हीट के तो होते ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, ये जो नॉन मेटल्स है बच्चों, ये जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या है, ये है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड बैड कंडक्टर होते हैं और हीट के भी ये बैड कंडक्टर होते हैं। जैसे हमने अभी वुडन वाला एग्जांपल देखा, ठीक है, तो लकड़ी केवल उतनी ही गर्म थी जितना पार्ट उसका पानी में डूबा हुआ था, उसके ऊपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसके अपर पार्ट पर। जबकि जो मेटल का स्पून था वो जितना डूबा हुआ था उतना तो गर्म था ही, लेकिन जो उसकी अपर बॉडी थी, ऊपर का जो पार्ट था, वो भी क्या था, वो भी बराबर हॉट था, ठीक है, वो भी उतना ही गर्म हो गया था, क्योंकि उस मेटल स्पून में क्या हुआ होगा, उसको उसने हीट को कंडक्ट किया होगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन बच्चों एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो कौन है, वो है ग्रेफाइट। ये एक्सेप्शनल केस है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई एमपी एंड बीपी। अब एमपी और बीपी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऐसा क्यों? तो आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। अब मेटल्स के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या करती हैं, आसानी से हम इनको मेल्ट नहीं कर सकते, आसानी से ये टूटेंगे नहीं ना। मेल्ट करने का मतलब क्या, मेल्ट कैसे हो रहा है, जब उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो इनके बीच के बॉन्ड को जो ब्रेक करना है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ता है। इसी वजह से मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। क्योंकि हम नॉन मेटल की बात करें तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं या जो फोर्सेस होते हैं वो उतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिस वजह से ये आसानी से मेल्ट भी हो जाते हैं, बॉयल भी हो जाते हैं। इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है। क्लियर है, समझ में आई ये प्रॉपर्टीज, नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की काफी सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है, तो अब आप पहचान लोगे। अच्छा, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि अगर हम मैलिएबिलिटी की बात करें, ठीक है, मैलिएबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है जो मेटल्स की होती है, यानी कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल होने का मतलब है कि इनको हैमरिंग से, है ना, हथौड़े से बीट करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, ये मेटल्स की होती है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं, इनकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को थोड़ा बहुत आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है कि
अलग अलग एलिमेंट है, हमने कहा ना, जैसे कुछ मेटल्स हैं कुछ नॉन मेटल्स हैं, तो जाहिर सी बात है इतने सारे मेटल्स होंगे एलिमेंट में, पीरियोडिक टेबल में। जैसे हमने बात किया अभी तक 118 एलिमेंट नोन है, तो जैसे हम कह रहे हैं बहुत सारे मेटल्स भी होंगे बहुत सारे नॉन मेटल्स भी होंगे, तो उनको अलग अलग तो रखेंगे नहीं हम। अगर हम एक टेबल बना रहे हैं तो टेबल हम क्लासिफिकेशन के लिए बना रहे हैं, और क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, जिनकी सेम प्रॉपर्टी होती है उन्हें एक साथ रखा जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स हैं और कुछ ह्यूमंस हैं, तो हम एनिमल्स की अलग कैटेगरी बनाएंगे, ह्यूमंस की अलग कैटेगरी बनाएंगे, क्योंकि ह्यूमंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग हैं, और एनिमल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग है। और प्लांट, अगर ह्यूमंस प्लांट और एनिमल्स हैं तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग ही तो रखेंगे, है ना। प्लांट्स को अलग रखेंगे क्योंकि प्लांट्स की प्रॉपर्टी, अगर हमें केवल दो ही ग्रुप बनाने, एनिमल, ह्यूमंस और प्लांट्स को लेकर के, तो हम ह्यूमंस और एनिमल्स को तो एक साथ रखेंगे क्योंकि उनकी काफी सारी प्रॉपर्टी लगभग मैच करती है, ठीक है। लेकिन हम प्लांट्स को बिल्कुल अलग रखेंगे क्योंकि प्लांट्स तो बिल्कुल ही अलग हैं, वो तो एक ही जगह पर रहते हैं ना, जबकि एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं, इधर उधर चल सकते हैं। प्लांट्स अपने आप में ही मूवमेंट करते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह को वो चल नहीं सकते। आप ऐसा नहीं देखोगे कि एक पेड़ आज यहाँ पर है, कल देखोगे आप तो आपके घर के बगल में वो पेड़ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो प्लांट्स और एनिमल्स का एक अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाली चीजें हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। अगर हमें 3-4 ग्रुप बनाने हैं तो उन ग्रुप्स में वही एलिमेंट्स या वही चीजें रखी जाएंगी जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो खैर बाद में आया, पर फिलहाल यहाँ पर समझ लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ यहाँ से, डोब्रीनियस ट्रायड्स, ठीक है। तो ये ट्रायड्स क्यों कह रहे हैं अभी आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर 3-3 के पेयर बनाए गए, 3 के पेयर बनाए गए जिनको हम ट्रायड्स बोल रहे हैं, ठीक है। और कहा गया कि जो ऊपर और नीचे वाला है, इनके जो मास है वो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा, जो मिडिल वाला है उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स हैव अर्लियर ग्रुप्ड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो पहले एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में ग्रुप किया गया, जैसे अभी हमने देखा कुछ मेटल्स हैं कुछ नॉन मेटल्स हैं। अब मेटल्स में अगर आप देखो तो मेटल्स में हमने गोल्ड को भी, प्लैटिनम को भी, सॉरी गोल्ड को भी, सिल्वर को भी, प्लैटिनम को भी, सोडियम को, पोटेशियम को, कॉपर को, ठीक है, सबको हमने एक ही साथ रख दिया, सारे मेटल्स को। जबकि अगर हम रियलिटी में पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो जो सोडियम पोटेशियम मेटल्स हैं इनको अलग ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। इन सभी को अलग ग्रुप में रखा गया है, इनको अलग ग्रुप में रखा गया है, ठीक है, अलग ग्रुप में अलग पीरियड में रखा गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से। जैसे अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें, ठीक है, तो इनको एक ब्लॉक में रखा गया है, वो है एस ब्लॉक। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए नहीं कि ये सॉफ्ट है, नहीं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक, सॉफ्ट भी होते ही हैं। बाकी इन सभी को अगर हम देखें तो इन सभी को एक ब्लॉक में रखा तो गया है, लेकिन कुछ जो है वो सेम पीरियड में है, कुछ जो है वो अलग पीरियड में है, कुछ जो है सेम ग्रुप में है, कुछ जो है वो अलग ग्रुप में। उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर इन्हें इस तरीके से रखा गया है। क्लियर है, अभी तक काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसलिए हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहले पढ़ लिया। तो वहां पर भी यही कहा गया कि अर्लियर तो मेटल और नॉन मेटल हमने कहा, लेकिन बाद में हमने क्या किया, जब हमने पीरियोडिक टेबल देखा तो हमने देखा इनकी प्रॉपर्टीज है तो ये भी मेटल और है ये भी मेटल, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, दोनों की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है। जैसे अगर हम कार्बन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही ग्रुप में रखा गया है, लेकिन अलग अलग पीरियड में रखा गया है। कार्बन की बात करें तो कार्बन को बिल्कुल अलग ही ग्रुप में रखा गया है, ठीक है, और शायद अलग पीरियड में भी रखा गया है, ठीक है, अलग पीरियड में भी रखा गया है। वैसे ही अगर आप किसी भी नॉन मेटल की हम बात करें, ठीक है, जैसे सल्फर की बात करें या फॉस्फोरस की बात करें तो इन्हें भी अलग से रखा गया है। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ऐसे नहीं है कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे कि एक जगह मेटल रख दिए एक जगह नॉन मेटल रख दिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अलग अलग मेटल जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो जो है वो सेम प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग उन्हें ग्रुप करना था। चलिए, तो यहाँ पर यही हुआ कि पहले क्या है, केवल मेटल और नॉन मेटल में ग्रुप किया गया। अदर अटेम्प्ट्स आर गिवन बिलो, और जो जो अटेम्प्ट थे वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आई थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अ जर्मन केमिस्ट जॉन वोल्फगैंग डोब्रीनियर इन 1817 आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट ईच। उन्होंने कुछ एलिमेंट आइडेंटिफाई किए,
जिनके 3-3 एलिमेंट थे। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्रायड्स, तो उन्होंने इन ग्रुप्स को कहा ट्रायड। ठीक है, क्या कहा? ट्रायड कहा। जैसे हम कह रहे हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे हम इनकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, तीनों एक साथ रखे गए हैं, तो इनको क्या नाम दे दिया? ट्रायड। He showed that when the 3 element in a triad are written in the order, जब इन तीनों को ऑर्डर में लिखा जाता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कैसे? इन बढ़ते हुए, इनके एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में जब इन्हें रखा जाता है, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, तो जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। वो रफली क्या है? अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज आ रहा था। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे, अपॉन 2 कर लेंगे तो एवरेज में आ रहा था, और ऐसा हो रहा था कई ग्रुप्स में, तो ऐसा हो रहा था। लेकिन कई ग्रुप ऐसे भी तो थे जिनमें ऐसा नहीं हो रहा था। क्लियर है? इतना पहले नोट कीजिए। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसकी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।